वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैपिक्स 360 में। और आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हेनरी फ्योल को पढ़ने वाले हैं। और आज हम जानेंगे इनके आइडिया एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स के साथ और जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जो हेनरी फ्योल है इनका जन्म होता है 1841 में फ्रांस में। तो ये फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। ओके, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। तो ये फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं और 1860 में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा किया। तो बेसिकली ये एक इंजीनियर थे और उसके बाद 1888 यानी 1888 से 1918 तक इन्होंने एक कोयले की कंपनी में इन्होंने जूनियर इंजीनियर के रूप में काम किया। तो इन्होंने इस कंपनी में जूनियर इंजीनियर के रूप में कई वर्षों तक काम किया। लेकिन जब ये इस कंपनी में जाते हैं तो ये देखते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन लेवल है और जो कंपनी की स्थिति है वो काफी खराब हो जाती है, क्योंकि जो कंपनी है उसका जो एम है, अल्टीमेट जो गोल होता है कंपनी का, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो हेनरी फ्योल इन सभी रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं और इस दौरान वो पाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर कर्मचारियों में कोई भी समन्वय कोऑर्डिनेशन नहीं है और हर एक कर्मचारी अपने अलग अलग तौर तरीके से काम कर रहा था। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए उन्होंने उन्होंने कई सारी स्टडीज करी और अपने अनुभवों और अपने आइडिया विचारों के आधार पर उन्होंने उस कंपनी की समस्याओं को दूर भी किया। इसलिए जब वो उस कंपनी से रिटायर होते हैं, कंपनी से बाहर जाते हैं, तो उस कंपनी की कंडीशन और उसका प्रोडक्शन लेवल भी सुधर जाता है। तो हेनरी फ्योल ने अपने ही आइडियाज के आधार पर उस कोयले कंपनी की स्थिति में सुधार किया। तो देखिए, कोई भी थिंकर अगर आप पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड को जरूर जान लीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड जब आप लोग जान लेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने में इजी हो जाएगा। अदर थिंकर्स आप पढ़ जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं या फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, तो उनके जीवन काल को आप नहीं भी जानेंगे तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो उनके जीवन काल के बारे में भी थोड़ा सा जरूर जान लें कि वो उनका वर्क प्रोफेशन क्या था और उनका मेजर आइडिया वो किन चीजों में पले बड़े। इससे क्या होगा, क्योंकि इनके जो आइडियाज है ना मैक्सिमम थिंकर्स के, उनकी कंडीशंस से ही निकल कर आए। तो जैसा कि हेनरी फ्योल ने जूनियर इंजीनियर के रूप में जब काम किया, उस कंपनी की स्थिति को देखा, तब जाकर उन्होंने एक आइडिया भी जनरेट किया कि किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। ओके, तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और इस बुक के अंदर उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया। तो उन्होंने इस बुक के अंदर बताया कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स काम कर रहे होते हैं और इन प्रिंसिपल्स को कहीं भी नहीं बदला जा सकता। हर एक संगठन में ये प्रिंसिपल होते ही होते और इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात की तो 14 सिद्धांत दिए हैं। अब जो हेनरी फ्योल है, ऐसे थिंकर हैं जिनको हम ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और इनको बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो इसलिए इनके ही थ्योरी को हम लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसके अलावा हम इस थ्योरी को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हेनरी फ्योल है, इनकी ही आइडिया की वजह से उनको मैनेजमेंट थ्योरी का फादर कहा जाता है। ओके, मैनेजमेंट
फादर ऑफ मैनेजमेंट थियरी। और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो फादर ऑफ मैनेजमेंट है वो हेनरी फ्योल है, लेकिन फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वो है टेलर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर टेलर हैं, बट ओनली जो मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो उसके फादर हैं हेनरी फ्योल। तो यहाँ पर हेनरी फ्योल का भी कोट लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो डब्ल्यू.एफ. टेलर हैं वो कहते हैं कि प्रबंधन सही रूप में जानने की कला है कि क्या कार्य किया जाना है तथा उसके कार्य का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। यानी एक प्रबंधन हम उसे ही कहेंगे जिसमें ये देखा जाए कि क्या कार्य किया जाना है और उस कार्य को कैसे अच्छे से किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.एफ. टेलर। लेकिन हेनरी फ्योल कहते हैं कि प्रबंधन ना सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रबंधन के कई प्रिंसिपल्स हैं, कई स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, ओके, रूल्स हैं। तो इन सभी चीजों की बात डब्ल्यू.एफ. टेलर कहते हैं, जिसकी वजह से ओडोनेल कहते हैं कि शायद आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत का वास्तविक जनक फ्रांसीसी उद्योगपति फ्योल ही है। तो इनके आइडिया से इतने इन्फ्लुएंस होते हैं ओडोनेल कि वो कहते हैं कि जो आधुनिक प्रबंधक सिद्धांत के फादर हैं वो फ्योल ही हैं, फ्योल ही असली प्रतिपादक है। ओके, तो इनकी आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोक प्रशासन के डेवलपमेंट को लेकर। तो अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि जो हेनरी फ्योल हैं उनकी आइडिया को हम लोग ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के अंदर पढ़ते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी है इसको हम स्ट्रक्चरल थियरी भी बोलते हैं, और इसके अलावा हम इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थियरी भी बोलते हैं और मैकेनिस्टिक थियरी भी बोलते हैं। ये नाम मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप लोगों से इजी क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन मैकेनिस्टिक वर्ड लगा देंगे या स्ट्रक्चरल वर्ड लगा देंगे, जिसकी वजह से लगता है कि ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिए, पहले से प्रिपेयर रहिए। तो ये ट्रेडिशनल थियरी के ही नाम है। ओके, तो जब हम हेनरी फ्योल को पढ़ते हैं तो इन सभी चीजों के अंतर्गत उनके आइडियाज को रखा जाता है। इसके पहले हमने बात कर ली कि जो हेनरी फ्योल के आइडियाज हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो इस चीज को याद रखना। तो जब हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि कोई भी इंडस्ट्री जो होती है या फिर कोई भी जो संगठन होता है उसके कुछ एक्टिविटीज होती है, और ये जो एक्टिविटीज है ना हर एक संगठन के अंदर एक ही जैसे काम करती है, और ये चीजें होती ही होती हैं। एक संगठन इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बिना हो ही नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। तो पहली एक्टिविटी वो कहता है टेक्निकल एक्टिविटी। तो हर एक संगठन में टेक्निकल एक्टिविटी होती, तो इस टेक्निकल एक्टिविटी के अंदर संगठन क्या क्या काम करता है, तो वो उत्पादन और निर्माण के सभी काम, उत्पादन और निर्माण के सभी काम टेक्निकल एक्टिविटी के अंदर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कमर्शियल एक्टिविटी, और कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर एक इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है और उसको कैसे सेल करना है, कैसे बेचना है, कैसे ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें देखती है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी में कंपनी ये देखती है या संगठन ये देखता है कि उसको कितनी पूंजी प्राप्त हुई है और उसको कहां कहां पर खर्च करना है या कहां कहां पर इन्वेस्ट करना है। उसकी फोर्थ एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि वो है सिक्योरिटी एक्टिविटीज, और सिक्योरिटी एक्टिविटीज के अंदर फ्यूल, जान यानी जो एम्प्लॉयज और माल,
यानी जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और हर एक कंपनी या हर एक संगठन इन सिक्योरिटीज की बात भी करता है और इनको ध्यान में रखते हुए अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। उसके बाद आती है अकाउंटिंग एक्टिविटीज। अब जो अकाउंटिंग एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब का काम करती है। तो हिसाब किताब का काम अकाउंटिंग एक्टिविटी करती है। उसके बाद होती है मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अब ये जो मैनेजमेंट एक्टिविटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, क्योंकि मैनेजमेंट एक्टिविटी के अंदर ये सभी चीजें कैसे काम करेंगी या कैसे रन करेंगी और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगी, इन सभी चीजों को मैनेज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में मैनेजमेंट एक्टिविटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है वो 5 प्रोसेस से होकर गुजरती है। कितनी प्रोसेस से? 5 प्रोसेस से होकर गुजरती है जिसको पॉक बोलते हैं। ठीक, इसमें हर एक वर्ड एक एक्टिविटी या हर एक वर्ड एक स्टेप की ओर इंडिकेट करता है, जिसको उन्होंने पॉक मॉडल कहा है। अब यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कि हर एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। यहाँ एक साइकिल दे रहा है तो ये अपनी साइकिल्स को ऐसे रन कर रहा है, पार कर रहा है, एक स्टेप क्रॉस हो रहा है। ठीक, तो मैनेजमेंट जो है इसलिए एक संगठन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हेनरी फ्योल यहाँ पर कहते हैं कि जो एक संगठन है ना उस संगठन के अंदर प्रबंधन से इंपॉर्टेंट है प्रशासन का काम। यानी जो प्रबंधन है वो तो सिर्फ रूल्स बना देता है, रूल्स एंड एक्टिविटीज डिसाइड कर देता है, हाँ ये काम इस तरह होना चाहिए और इस प्रोसेस से ही होकर गुजरना चाहिए। लेकिन जो प्रशासन का काम है वो रिजल्ट लेकर आता है कि क्या प्रबंधन ने जो रूल्स बनाए थे उसके अनुसार काम होकर एक रिजल्ट निकल कर आया है। ओके, तो फ्योल इसलिए कहते हैं कि किसी भी संगठन के अंदर प्रबंधन से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रशासन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ओके, और मैनेजमेंट एक्टिविटीज का जो पॉक मॉडल है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक सेकंड, पॉक मॉडल, क्योंकि देखिए जब भी हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमें यही देख लेना चाहिए कि पॉक मॉडल क्या है और पॉक मॉडल के आधार पर ही वो आगे बढ़ते हैं और 14 प्रिंसिपल्स देते हैं। ओके, अब देखिए जो पॉक का पी है, पी इंडिकेट करता है प्लानिंग की ओर। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि कोई भी संगठन सबसे पहले अपने उद्देश्यों के लिए प्लानिंग करता है। ठीक, क्या करता है? प्लानिंग करता है अपने उद्देश्यों को लेकर। उसके बाद जो ओ है वो ऑर्गेनाइजेशन की ओर इंडिकेट करता है। यानी कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने आप को संगठित करता है। उसके बाद सी फॉर कंट्रोल। तो कोई भी संगठन अपने ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके प्लानिंग और उद्देश्यों को खतरा पहुंचा सकते हैं। उसके बाद सेकंड सी है कमांड। कमांड, तो यहाँ पर जो कमांड है यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमांड की जो एक्टिविटी है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी जो प्रबंधक कमांड कर रहा है किसी भी चीज को, उस कमांड को हर एक कर्मचारी मानने के इच्छुक होना चाहिए। ओके, उसकी अवहेलना ना करे। उसके बाद आपका लास्ट सी है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन,
तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन किसी भी संगठन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हेनरी फ्योल ने हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा है, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो एक मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कोऑर्डिनेशन को बैठा कर रखना। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। अब ये कोऑर्डिनेशन कैसे लाया जाएगा, ठीक, ये जो पॉप मॉडल है इसको हम कैसे वास्तव में इंप्लीमेंट कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो इसके लिए ही हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, काम का विभाजन, यानी संगठन के अंदर काम का विभाजन होना चाहिए। अगर आप कोई भी काम करवा रहे हैं तो उस काम को करने वाला व्यक्ति उस काम में निपुण होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए या फिर उसकी शैक्षणिक गुण को जांचना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज को उसके काम से मैच करना चाहिए। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कोई भी आदेश आता है एक कर्मचारी के पास, जैसे एक कर्मचारी और यहाँ पर आपका पूरा मैनेजमेंट, ठीक, तो ये आदेश एक ही व्यक्ति से आना चाहिए, 10 व्यक्तियों से नहीं, वरना ये जो कर्मचारी है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा। तो आदेश में समानता होनी चाहिए और ये जो आदेश आता है, जो कमांड आता है, वो योजनाबद्ध होना चाहिए, ठीक, योजनाबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ ऑर्डर दे दिया और उसके बाद कभी कुछ ऑर्डर दे दिया। उसके बाद डिवीजन ऑफ डायरेक्शन, इसमें भी यही है कि जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों में नियोजन होना चाहिए और एकता होनी चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल वो बताते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंट बताते हुए हेनरी फ्योल कहते हैं कि संगठन में केंद्रीयकरण होता है। कैसे? देखिए, ये सेंटर है और यहाँ पे कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, कई अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? इनका लक्ष्य एक ही है कि वो इस सेंटर पे जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इसलिए किसी भी संगठन में ना विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, केंद्रीयकरण होना चाहिए, ताकि हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सके। उसके बाद फिफ्थ है गुड एट रिम्यूनरेशन टू वर्कर्स, यानी हर एक वर्कर को उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, यानी जितना वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसकी सैलरी भी आनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति को एक अच्छी सैलरी मिलती है तो उसके अंदर एक पॉजिटिवनेस आती है और वो काम करने के लिए प्रेरित होता है, तो उसके वर्कर को एक उसका अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए। उसके बाद से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल, यानी एक मैनेजर को अगर ये कहा जाता है कि जाओ और एक कर्मचारी से एक फाइल कंप्लीट करा कर लानी, मान लीजिए टाइपिंग वर्क करता है और इसे फाइल कंप्लीट करा कर लानी, तो इस मैनेजर को इतनी पावर दिया जाना चाहिए कि वो इस कर्मचारी को ऑर्डर दे सके, उससे काम करवा सके, ठीक, तो उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी इसको जिसने ऑर्डर दिया है उसके प्रति ये मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और ये जो कर्मचारी हुआ इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा स्केलर चैन, यानी जो संगठन है उसके अंदर एक चैन की तरह कम्युनिकेशन रन करनी चाहिए, यानी संगठन में ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर ये कम्युनिकेशन गैप हो गया तो संगठन अवरुद्ध हो जाएगा, वो रुक जाएगा और उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और कहते हैं कि किसी भी संगठन के अगर लक्ष्य को पाना है तो उस संगठन का हर एक चीज अनुशासित होना चाहिए।
उसके बाद 9th प्रिंसिपल वो बताते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी एक अधिकारी को ये चीज आना चाहिए कि जो जनरल इंटरेस्ट है उसमें सामान्य हितों यानी इंडिविजुअल हित को भी, इंटरेस्ट को भी शामिल करे। तो हर एक व्यक्ति जनरल इंटरेस्ट को तभी अपनाएगा जब उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी उसमें फुलफिल किया जाएगा या शामिल किया जाएगा। उसके बाद 10th प्रिंसिपल वो बताते हैं ऑर्डर, और ऑर्डर में वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ऑर्डर देता है या जो अधिकारी ऑर्डर देता है वो हमेशा ईमानदार होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और उसको सभी के साथ समान रूप से लागू करना चाहिए, समान। ठीक, उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी में कहते हैं कि जो अधिकारी है वो निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, उसे न्याय करना आना चाहिए, न्याय करना आना चाहिए और उसके अंदर समानता की भावना, समानता की भावना। नेक्स्ट वो कहते हैं 12th बताते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी जो कर्मचारी है उसका कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, क्योंकि जब एक अनिश्चित कार्यकाल होता है ना तो एक कर्मचारी बहुत अच्छे से सुरक्षित महसूस करके काम नहीं कर पाता है। तो अगर उसका 100% आपको प्रोडक्शन लेना है एक कर्मचारी से, तो उसके कार्यकाल को फिक्स कर दीजिए ताकि वो किसी भी तरीके से मानसिक रूप से घिरा ना हो। ठीक, तभी जब वो उसका कार्यकाल फिक्स होगा तो वो फ्री माइंड होकर उस कार्य को करने के लिए पूरी लगन से काम करेगा। उसके बाद है इंसेंटिव सिस्टम, यानी अगर कोई कर्मचारी बहुत अच्छा काम करता है तो उसे इंसेंटिव देना चाहिए। इंसेंटिव आप मनी के रूप में भी दे सकते हैं या फिर कोई तोहफा दे सकते हैं या सम्मान दिया जा सकता है या फिर उसको अप्रेजल दिया जाता है, उसकी शाबाशी सभी लोगों के सामने दी जा सकती है। उसके बाद 14th प्रिंसिपल है स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन। ओके, तो हेनरी फिल कहते हैं कि संगठन के अंदर हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी के बीच में एक कॉर्पोरेशन की स्पिरिट होनी चाहिए, और ये जो स्पिरिट है ना हर एक संगठन के उद्देश्य को पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक संगठन के उद्देश्य को पाने के लिए कई लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन होना बहुत 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 जरूरी है। इसके बाद वो कहते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को कौन लागू कर सकता है, और इसके लिए वो एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के गुणों की भी बात करते हैं कि एक जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कैसा होता है। तो इन जो 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकता है उसके लिए उन्होंने बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, और इन बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के पास 6 गुण होना चाहिए। कौन कौन से 6 गुण होना चाहिए? सबसे पहला शारीरिक गुण हो, यानी वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ हो, मेहनती। ठीक, उसके बाद उसके पास मानसिक गुण भी होना चाहिए, यानी वो किसी भी चीज को सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, उसको चीजें समझ में आनी चाहिए, उसके बाद उसको निर्णय लेना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी की बात करते हैं कि उसके अंदर नैतिक गुण भी होना चाहिए, और नैतिक गुण में उसे क्या क्या होना चाहिए? एक तो वो ईमानदार हो, प्रेरणा हो, यानी वो हमेशा मोटिवेटेड रहे कि हाँ भाई काम करना है मुझे। उसके बाद वो वफादार यानी ईमानदारी हो, और कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ। ठीक, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखता, सचेत रहे। उसके बाद नेक्स्ट एक गुण है शैक्षणिक गुण। शैक्षणिक गुण में आता है कि जो वो काम करता है उसके लिए वो शिक्षित हो, शिक्षित हो और प्रशिक्षित हो। नेक्स्ट क्वालिटी की वो बात करते हैं कि उसको तकनीकी गुण भी आने चाहिए। तो यानी जो काम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी मैकेनिज्म है या फिर किन किन चीजों की जरूरत है उन सभी चीजों का उसे ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं अनुभव की,
और हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का अनुभव उसे एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाने में हेल्प कर सकता है। तो ये हमने बात की हेनरी फ्यूल की कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उनके प्रिंसिपल के बारे में, उनके पॉप मॉडल के बारे में, उनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बारे में एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। और इन्हीं चीजों से, इन्हीं कॉन्सेप्ट से, इन्हीं आइडिया से क्वेश्चंस बनते हैं और आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में आते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और इनको याद कीजिए स्टेप वाइज। अब इनके मेजर राइटिंग कौन सी है? तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट मेजर राइटिंग है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो कि 1916 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1916 में लिखी गई थी। और ये बुक आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने 1923 में एक और बुक लिखी थी, द थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ the theory of administration of the state। बेसिकली ये बुक नहीं था, ये इनका एक पेपर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके 14 प्रिंसिपल्स को और अच्छे से समझाने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हमने इनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, इसके अलावा इनके और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसको पहला तो इनका हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। और दूसरा है इनका जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ही ये जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में डालते हैं, जिसको 14 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके अलावा वो गैंग प्लैंक यानी लेवल जंपिंग का आइडिया भी देते हैं, ओके। तो ये था हेनरी फ्यूल के बारे में, जो कि आपके नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप आप लोगों को हेनरी फ्यूल के आइडिया के बारे में, उनके मेजर प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी के बारे में समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं कल की क्लास में और ऐसे ही जुड़े रहिए और थैंक यू आप लोगों का।